Hello, welcome to Avian IAS. I am Gaurav Saini, Faculty of Economics and Current Affairs at Avian IAS. So, आज के कुछ जो टॉपिक हम ले रहे हैं, हम कुछ बेसिक टर्म्स कर रहे हैं इन्फ्लेशन के, हम देखते हैं काफ़ी कुछ न्यूज़ में रहती है आपकी, काफ़ी बेसिक टर्म्स है, बेसिक्स के लिए आपका ये क्लियर, थोड़ा टेक्निकलिटी है इसमें, वो आपको बताता हूँ क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या डेफिनेशंस क्या क्या है और कैसे उसका रहता है पूरा क्लियर। तो देखिए पहला जो आपका है, पहला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है आपका? इन्फ्लेशन सिंपल भाषा में कहें कि कंटिन्यूअस राइज होना किसका? प्राइसेस का। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका एक जनरल कंटिन्यूअस राइज होना प्राइसेस का, उसको क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। कि मान लीजिए पेन है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, पेन, कॉपी, ठीक है, आपका टीवी, एलईडी, जितने भी आपके आइटम्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उनके प्राइसेस में कंटिन्यूअस राइज होना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब जो इन्फ्लेशन होता है आपका, वो करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करता है और उसकी परचेजिंग पावर को डिक्रीज करता है। परचेजिंग पावर को डिक्रीज करता है मींस जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, जब महंगाई होगी तो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी ना, यानी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसकी चीजें खरीदने की क्षमता वो भी डिक्रीज होगी, परचेजिंग जो पावर है वो भी डिक्रीज होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए एक पेन 10 रुपीज का है और आपके पास मान लीजिए 100 रुपीज है टोटल। यू हैव 100 रुपीज इन योर हैंड। अब मान लीजिए 100 रुपए का एक पेन, आपके पास 10 रुपए का एक पेन है और आपके पास 100 रुपीज है। आपको कितने पेन परचेज कर सकते हो इसमें? यू कैन परचेज 10 पेन, 10 पेन आप परचेज कर सकते हो। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गया 10%, 10% महंगाई हो गई तो एक पेन की कीमत क्या हो गई? 11 रुपए हो गई। क्या आप इस सेम 100 रुपीज से 10 पेन परचेज कर सकते हो? नहीं। कितने कर पाओगे आप? 9 कर पाओगे ना। यानी कि जब महंगाई हुई, जो 100 रुपए का पेन पहले 10 पेन परचेज कर पा रहे थे, अब आप कितने? 9 ही पेन परचेज कर पाओगे, 9 ही पेन परचेज कर पाओगे आप। ये होता है कि इन्फ्लेशन क्या करता है? आपकी करेंसी की परचेसिंग पावर को डिक्रीज करती है। दूसरा क्या है आपका इसके अंदर कि आपकी जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज करती है इन्फ्लेशन। अब देखिए कुछ जो इन्फ्लेशन होती है आपकी मॉडरेट, जो आपकी इन्फ्लेशन होती है मॉडरेट और आपकी माइल्ड इन्फ्लेशन, दैट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। जो इन्फ्लेशन आपकी 3%, 4% रहेगी आपकी, दैट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि देयर इज डिमांड इन इकोनॉमी। भाई डिमांड होगी किसी चीज की तभी तो उसका प्राइस बढ़ेगा ना। सो दैट इज व्हाई ये आपके जो इन्फ्लेशन मॉडरेट और माइल्ड इन्फ्लेशन है, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि बताता है डिमांड है और डिमांड है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर क्या करेंगे? सप्लायर प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। जब सप्लायर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब क्या है? वो इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ग्रोथ होगा। सो एक माइल्ड और मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। इसीलिए आप देखें जो आरबीआई, जो आपकी आरबीआई सेंट्रल बैंक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, जिसकी हेल्प से वो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है मार्केट के अंदर, उसको जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? ±4%। मतलब इन्फ्लेशन को उसको 2 से 6% के बीच में रखना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेशन 2 से 6% की इन्फ्लेशन जो है वो अच्छी मानी गई है कंट्री के लिए। उससे ऊपर अगर इन्फ्लेशन होगी, हाई इन्फ्लेशन होगा, विच इज बैड फॉर द इकोनॉमी। क्यों? उससे फिर ग्रोथ आपका डिक्रीज होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? वही कंटिन्यूअस फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब चीजों के
दाम गिर रहे हो, फॉल हो रहा हो, गिर रहे हो, मींस नेगेटिव इन्फ्लेशन। नेगेटिव इन्फ्लेशन इसका मतलब, नेगेटिव इन्फ्लेशन इसका मतलब क्या है कि डिमांड नहीं है। भाई डिमांड नहीं है तभी तो इन्फ्लेशन नहीं है, महंगाई नहीं है। इसका मतलब क्या है, डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है। फिर अब डिमांड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। सो डिफ्लेशन में लीड टू रिसेशन ऑल्सो, रिसेशन ऑल्सो। और रिसेशन की डेफिनेशन क्या होती है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। भाई डिमांड नहीं तभी तो नेगेटिव इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब डिमांड नहीं होगी, मान लो डिमांड 50 यूनिट की है और सप्लाई 200 यूनिट की हो रही है, ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज्यादा है कंट्री के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड नहीं है, तो नई चीजें प्रोड्यूस होंगी नहीं। जब नई चीजें प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई काम नहीं, कंपनियों के पास काम नहीं होगा, सप्लायर्स के पास वर्क नहीं हो करने को, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने एम्प्लॉइज को फायर करेंगे, अपने एम्प्लॉइज को फायर करेंगे। जब वो अपने एम्प्लॉइज को फायर करेंगे तो उससे क्या हुआ, लोगों के पास काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो उनके पास वेजेस नहीं होंगे, वेजेस नहीं होंगे तो उनकी क्या है, परचेजिंग पावर डिक्रीज करेगी। जब परचेजिंग पावर डिक्रीज करेगी तो डिमांड फिर डिक्रीज करेगी, तो फिर सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रिसेशन आपका। तो रिसेशन से बाहर निकलने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार परचेजिंग पावर को इंक्रीज करती है। यहाँ पे क्या है, फिस्कल स्टिमुलस सरकार प्रोवाइड करती है, यहाँ पे पैसा देती है लोगों को, या गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, ये परचेजिंग पावर को इंक्रीज करती है ताकि डिमांड बढ़े। अब देखिए जो परचेजिंग पावर, थोड़ा बता दो आपको मैं, परचेजिंग पावर, किसी भी चीज की परचेजिंग पावर आप कब इंक्रीज कर सकते हैं, कब बढ़ा सकते हैं, या तो आप लोगों के हाथ में पैसा डाल दीजिए, या तो आप लोगों के हाथ में पैसा डाल दीजिए तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी उसकी, या फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज के दाम कम कर दीजिए, इन्फ्लेशन कम कर दीजिए, उसके दाम कम कर दोगे तो परचेजिंग पावर उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। डिफ्लेशन होता किस वजह से है, मैंने आपसे कहा डिफ्लेशन, इसका मतलब है नेगेटिव इन्फ्लेशन, इसका मतलब है डिमांड नहीं है मार्केट में, तो किस वजह से हो सकता है, रिडक्शन इन मनी सप्लाई। भाई मार्केट में, इंडिया कंट्री में, इकोनॉमी में पैसा कम है, मनी सप्लाई कम है, तो उससे क्या होगा, जब मनी सप्लाई कम है तो आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपकी परचेजिंग पावर नहीं, कंजम्पशन कम करेंगे, डिमांड डिक्रीज होगी, तो डिफ्लेशन होगा। सेम पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाए, सरकार अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दे, ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। जब मनी सप्लाई कम है तो बैंकों के पास पैसा कम होगा, बैंकों के पास पैसा कम होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, बोरोइंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, और उससे क्या होगा, ग्रोथ कम होगी। क्लियर? सो डिफ्लेशन में लीड टू रिसेशन आल्सो। नेक्स्ट टर्म इज डिसइंफ्लेशन। नेक्स्ट टर्म इज डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन मतलब क्या होता है आपका, डिसइंफ्लेशन मतलब जिस रेंज से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जिस रेंज से महंगाई बढ़ती, उस रेंज में कमी आ जाना, उस रेंज में कमी आ जाना। मान लीजिए 2020 में, या मान लीजिए अप्रैल में महंगाई कितनी है, मान लीजिए 8% से इंक्रीज हो रही है। अब मान लीजिए जून में महंगाई 5% हो गई, तो देखिए यहां भी पॉजिटिव में इन्फ्लेशन, यहां भी पॉजिटिव में इन्फ्लेशन, लेकिन जिस रेंज से पहले 8% से बढ़ रहा था, अब 5% से बढ़ रहा है। वो जिस रफ्तार से पहले बढ़ रहा था ना, उस रफ्तार में कमी आई है। पहले 8% से बढ़ रहा था, अब 5% से बढ़ रहा है, यानी कि उस रफ्तार, उस रेंज में गिरावट हुई है। सो इसको क्या बोलेंगे हम, डिसइंफ्लेशन। इसको बोलेंगे पहले 8% से बढ़ रहा था, अब 5% से बढ़ रहा है, या 4% से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन पॉजिटिव में है, लेकिन क्या आपकी जो रफ्तार से बढ़ रहा था, जिस स्पीड से बढ़ रहा था, उस स्पीड, उस रेंज में कमी आई है। दैट इज कॉल्ड डिसइंफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या था, डिफ्लेशन नेगेटिव था, इन्फ्लेशन नेगेटिव में, माइनस में, या इन्फ्लेशन पॉजिटिव में, लेकिन रफ्तार, उस रेंज में कमी आई, दैट इज कॉल्ड डिसइंफ्लेशन।
दूसरा क्या है, जो डिसइन्फ्लेशन होता है, इट इज हेल्दियर फॉर इकोनॉमी। हेल्दी माना गया है, इट इज हेल्दी फॉर इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को ओवरहीट होने से बचाता है। देखिए 8% है, इसका मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, ज्यादा डिमांड होगी इकोनॉमी ओवरहीट हो जाएगी, तो इसका मतलब ओवरहीट होने से बचाता है, इकोनॉमी को स्टेबल रखता है, एक सस्टेन्ड ग्रोथ को स्टेबल रखने में हेल्प करता है डिसइन्फ्लेशन। क्लियर आपको? अब देखिए नेक्स्ट है आपका रिफ्लेशन। नेक्स्ट है रिफ्लेशन। देखिए कोई भी कैपिटल मार्केट है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, उसमें क्या होता है, पहले इकोनॉमी बूम करती है, ग्रोथ होती है, बूम करती है, पीक पकड़ता है, फिर रिसेशन आता है। हर 15, 20, 25 साल में क्या होता है, रिसेशन आता है। क्लियर? पहले बूम पीरियड आएगा, फिर रिसेशनरी फेज आएगा, रिसेशन आएगा। अब देखिए ये रिसेशन आया, अब देखिए यहां पे ये फेज क्या है, अब यहां से इकोनॉमी रिकवर कर रही है, अब ये इकोनॉमी रिकवर कर रही है, रिकवर कब करेगा, कुछ ना कुछ डिमांड इंक्रीज हुई होगी। अब जब डिमांड इंक्रीज हुई है तो कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुई होगी, कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन होगा, पॉजिटिव में होगा, इस इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, द इन्फ्लेशन जो रिकवरी फेज में होती है, जब इकोनॉमी रिकवर कर रही होती है, जो इन्फ्लेशन रिकवरी फेज में होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेशन। तो अब देखिए इसमें एक चीज देखिए आप, ये आपका क्या हो गया इन्फ्लेशन, ये क्या हो गया आपका डिसइन्फ्लेशन, ये क्या हो गया आपका डिफ्लेशन, एंड दैट इज रिफ्लेशन। क्लियर? दैट इज रिफ्लेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होता है आपका, ये वो सिचुएशन है, एक कंडीशन है, एक आप कह सकते हैं एक ये सिचुएशन है, कंडीशन है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट हो या स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, या स्टैग्नेंट हो या स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, या फिर ग्रोथ डिक्रीज कर रही हो। इसके साथ साथ में इन्फ्लेशन हाई हो और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई हो। दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। मींस वो वो सिचुएशन है जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट हो, स्लो हो या डिक्रीज कर रही हो, प्लस में इन्फ्लेशन हाई हो आपकी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई हो, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। देखिए ये जो सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। किसके लिए? किसी भी गवर्नमेंट के लिए, कोई भी गवर्नमेंट हो उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि इससे बाहर आना इतना इजी नहीं होता। प्रॉब्लमेटिक क्यों? देखिए आपको पता है, मैंने आपसे क्या सिचुएशन है, या तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा हो और प्लस में इसके साथ में क्या है, इन्फ्लेशन हाई हो। अब आपको पता है कि इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। सो आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा? जब भी इन्फ्लेशन हाई होगा, आरबीआई क्या लगेगा कि देयर इज मोर डिमांड इन द मार्केट। अगर ज्यादा डिमांड है तो इसका मतलब क्या है? मनी सप्लाई ज्यादा मार्केट में, तो आरबीआई मनी सप्लाई कम करेगा। कैसे करेगा? आरबीआई अपना रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। आरबीआई रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है, रेपो रेट वो रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड अगेंस्ट कोलेटरल्स।
अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को देते हैं और वो आरबीआई से बोरो करते हैं जिस रेट पे। मान लीजिए ये आरबीआई है, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगे फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड और आरबीआई से बोरो कर लेंगे। मान लीजिए 100 रुपीज बोरो किया तो रेपो रेट 4% है, इस 4% बोरो क्या है ना, दैट इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट, दैट इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट। तो जब आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देगा, व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट, तो इसका मतलब क्या है, जब रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो इट मींस, इसका मतलब रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो जिस रेट पे बैंक लोन ले रहे हैं आरबीआई से, वो लोन महंगा हो गया, दैट लोन विल बिकम कॉस्टली। तो वो लोन महंगा हो गया आपका, तो इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई डिक्रीज करेगा। भाई देखिए, मैं आरबीआई से बोरो कर रहा हूं, मैं आरबीआई से कॉस्टली बोरोइंग कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो ये पैसा मैं अपने कस्टमर्स को लैंड करूंगा वो भी तो मैं हायर इंटरेस्ट रेट पे करूंगा। और जो मेरी लैंडिंग है, जो लोग मेरे से बोरो करेंगे, अगर वो बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो लोग कम लोन बोरो करेंगे उससे, तो मेरी लैंडिंग डिक्रीज करेगी, बोरोइंग डिक्रीज करेगी, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज कर रही है, बैंक के पास पैसा कम है, तो बोरोइंग डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा। तो देखिए, मनी सप्लाई डिक्रीज कर, इससे आपने डिमांड तो डिक्रीज कर दिया, लेकिन आपने क्या कर दिया, डिमांड डिक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन तो कम होगा, बट आपने इकोनॉमिक ग्रोथ और डिक्रीज कर दी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी डिक्रीज हो गया। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, आपने ग्रोथ और डिक्रीज हो गया। तो आरबीआई जब मनी सप्लाई डिक्रीज करने गया, डिमांड को कम करने गया, तो उससे क्या हुआ, आरबीआई ने इकोनॉमिक ग्रोथ कम कर दिया। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ कम है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गया। दूसरा देखिए, अब मान लीजिए गवर्नमेंट, अब सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करने जाएगा, मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट विल कम अप विद वेलफेयर मेजर्स लेके आएगा, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। एमजी नरेगा का आउटले बढ़ा देगा, आत्मनिर्भर स्कीम्स लेके आएगा, उससे क्या करेगा, वो मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, वो मार्केट के अंदर आपके हाथ में पैसा दे देगा वो, या यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा कुछ कंसेप्ट लेके आएगा, तो आपके हाथ में पैसा दे देगा वो, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। मनी सप्लाई इंक्रीज हो तो डिमांड इंक्रीज होगा, अब डिमांड इंक्रीज होगा, इससे ग्रोथ तो इंक्रीज होगा, बट प्रॉब्लम क्या हुई, इन्फ्लेशन भी तो होगा, तो आपने यहां पे देखा, गवर्नमेंट ग्रोथ इंक्रीज करने जाता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है। आरबीआई इन्फ्लेशन डिक्रीज करने जाता है तो ग्रोथ डिक्रीज कर देता है, ग्रोथ ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। सो इट मींस, इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। इससे बाहर कैसे आ पाएंगे, देखिए मेनली चीज क्या है, दिस इन्फ्लेशन इज मेजरली बिकॉज ऑफ कॉस्ट पुश फैक्टर्स, और या इनपुट और रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो रहा हो, किसी ऐसे इनपुट या रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो रहा हो जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा हो पूरी इकोनॉमी के अंदर। कैस्केडिंग इफेक्ट मींस, मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और आपको पता है इंडिया जो अपनी डिमांड 80% जो क्रूड ऑयल की, पेट्रोल डीजल की डिमांड है, वो बाहर से इंपोर्ट करता है, जब बाहर से इंपोर्ट करेगा और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगा, सो इसका जो इफेक्ट आपको डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में दिखेगा, क्योंकि आपका मेजॉरिटी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है आपका, वो रेलवेज और रोडवेज पे बेस करता है, जिससे आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या है, जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उनका भी प्राइस इंक्रीज होगा, तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा आपका। जो 2013 में हुआ था, जब क्रूड ऑयल का प्राइस $145 पर बैरल पहुंच गया था, उस टाइम पर इंडिया 2013 में क्या था, आपके इसमें स्टैगफ्लेशन कंडीशन में था इंडिया। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस डिक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन 10-12% से माइल्ड इन्फ्लेशन अपने आप आ गई थी। क्लियर। सो जैसे ही एक्सटर्नल इंपैक्ट, इस इनपुट का प्राइस डिक्रीज होगा, अपने आप धीरे धीरे इकोनॉमी स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, अब देखिए इसमें टर्म है कोरफ्लेशन।
देखिए मैंने बताया था आपको, जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन निकालती है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस लेती है, उस बास्केट में WPI में 697 आइटम्स है। इन 697 आइटम्स पे क्या करता है वो, इन्फ्लेशन निकालता है। अब मान लीजिए इस 697 आइटम्स में जो आपके वोलेटाइल आइटम्स होते हैं, मींस जो आपके आइटम्स जिनके प्राइसेस वोलेटाइल होते हैं मतलब आपका क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल डीजल, और आपके फूड एंड वेजिटेबल्स हो गए आपके, इनके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं ना, एकदम डिक्रीज एकदम इंक्रीज करते हैं इनके प्राइसेस, तो फ्लक्चुएट करते हैं। पेट्रोल एकदम इंक्रीज करता है, एकदम डिक्रीज करता है, तो इनके प्राइसेस, दीज प्राइसेस आर वोलेटाइल, इनके प्राइसेस वोलेटाइल होते हैं। और जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, मींस मान लीजिए 697 में से 10 आइटम्स आपके जिनके प्राइसेस क्या है, वोलेटाइल है, बाकी 687 आइटम्स क्या है आपके, ये वो आइटम्स है जिनके प्राइसेस क्या है, रिलेटिवली स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल है इनके प्राइसेस। तो जब इन आइटम्स को निकाल दिया जाता है, मींस 697 में से ये 10 आइटम्स निकाल दिए, तो 687 आइटम्स बचे जिनका प्राइस रिलेटिवली स्टेबल है। जब इन पे इन्फ्लेशन निकाली जाती है उसको बोलते हैं हम कोरफ्लेशन। और ये कौन से हो गए आपके, नॉन कोर आइटम्स हो गए, ये आपके कोर आइटम्स हो गए, इसको बोलते हैं हम कोरफ्लेशन। मींस इन आइटम्स को एक्सक्लूड कर दीजिए, जो जिनका प्राइस स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल है, उस पे जो इन्फ्लेशन निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड कोरफ्लेशन। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है आपकी स्क्यूफ्लेशन। Next term is skewflation. Next term is skewflation. ये एक एपिसोडिक इवेंट है। मैंने आपसे कहा ना बास्केट में 697 आइटम्स है। मान लीजिए इन 697 आइटम्स में से कुछ 5 आइटम्स ऐसे हैं जिन पे इन्फ्लेशन 13% 14% से इंक्रीज कर रही है, जिन पे इन्फ्लेशन 13% 14% 15% से इंक्रीज कर रही है, और बाकी जो आपके 682 आइटम्स ऐसे हैं जिस पे जो इन्फ्लेशन, बाकी जो बास्केट है उस पे जो इन्फ्लेशन है वो आपकी 3% 4% है। वैसे अगर आप मेजर करें, ये पूरा मान लीजिए WPI CPI है, आप इस पे मेजर करें, इस बास्केट के सारे आइटम्स मेजर करें, तो आपका WPI CPI कितना आ रहा है, 3% 4% आ रहा है। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे मान लो पल्सेस, कई बार दाल के रेट एकदम बढ़ जाते हैं, चीनी का रेट बढ़ गया एकदम से, कभी शुगर का रेट बढ़ गया, तो उसमें इन्फ्लेशन 13% 14% से बढ़ रहा है। ऐसे एपिसोडिक इवेंट को हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। इन आइटम्स में इन्फ्लेशन स्क्यूड होकर रह गया। क्लियर। तो इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। इंडिया में 2010, 11, 12 में ये आपका हुआ था। क्लियर आपको? क्लियर। सो ये आपका स्क्यूफ्लेशन। तो बेसिक टर्म्स है ये। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स या कुछ टेक्निकल टर्म्स जो न्यूज में आती रहती है उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करेगा, नेक्स्ट वीडियो में डाउट आपके सोल्व किए जाएंगे। क्लियर। थैंक यू।